हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल ग्लोब पॉडकास्ट। मैं हूं अंशु श्रीवास्तव और मेरे साथ है राहुल। हेलो राहुल। हेलो। यूएस में इलेक्शंस के बाद जब से ट्रम्प ने ओथ ली है उसके बाद से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं टैरिफ को लेकर, और ट्रम्प के कई स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जैसे पनामा कैनाल के ऊपर या गाज़ा पे। और इन्हीं सब के बीच में जो इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं, मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इन सब इश्यूज़ के बारे में हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो राहुल, सबसे पहले हम टैरिफ की बात करेंगे कि टैरिफ को लेकर ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट्स आए हैं, और उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि टैरिफ क्या है। राइट। टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी है। तो जो भी हमारे यहाँ सामान आता है बाहर से, बाहर की कंपनी से, बाहर की कंट्रीज से, उस पे हर कंट्री नॉर्मली कोई ना कोई ड्यूटी लगाती है। बिल्कुल फ्री ट्रेड नहीं होता है। तो टैरिफ के कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बात करें तो यहाँ इंडिया में 2 कार कंपनीज हैं, महिंद्रा और टाटा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम अपनी कंपनीज को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें, थोड़ा सा प्रमोशन दें, क्योंकि हो सकता है टोयोटा की कार्स बेटर हों, चीपर हों। तो अगर पूरी तरीके से फ्री ट्रेड होगा और बाहर की कार्स इंडिया में आएंगी तो हो सकता है सारे कंज्यूमर्स उन्हीं कार्स को परचेज करना चाहें। तो अपनी जो खुद की कंपनीज हैं वो नहीं फ्लरिश कर पाएंगी। तो कभी कभी कंट्रीज़ जो डिसाइड करती हैं बेस्ड ऑन कि किस तरह से इंडस्ट्रियल आउटलुक है, क्या एनवायरनमेंट है, तो प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स का यूज़ करती हैं। नॉर्मली ये कंट्रीज़ तब करती हैं जब कंट्री थोड़ी सी डेवलपिंग होती हैं, या जो कंपनीज़ हैं, कार कंपनीज़ या कोई भी कंपनी है, तो वो भी नई कंपनी है, अभी उस लेवल पे नहीं आ पाई है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं हो पाई है जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, कि मतलब सब उनसे भी कॉम्पीट कर सके जो बाहर से आ रहे हैं। तो अगर वो लेवल आ जाता है तो मे बी कि टैरिफ कम कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट पे। यस। ओके। तो अभी जो टैरिफ की बात हो रही है यूएस के टर्म्स में स्टेटस है, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? टैरिफ्स ऑलरेडी इन प्लेस थे। यूएस ने भी टैरिफ्स लगाए हुए थे दूसरी कंट्रीज़ पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं। तो मोस्टली इकोनॉमिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं इस मूव से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी होगी, टैरिफ आप लगाओगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जो एंड कंज्यूमर है उसको, लेट से कि कोई चीज़ आती थी $100 में और उस पर $10 का टैरिफ लगता था। अब उसी $10 को आप अगर $25 कर दोगे तो अल्टीमेटली कॉस्ट तो एंड कंज्यूमर पे आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना था ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जैसा हो जाता है, कंज्यूमर्स के लिए महंगा हो जाता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना था कि मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँगा। मैं इसको यूज़ करूँगा टू गेट द कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स इन अमेरिका, कि मैं उनको ऑफर दूंगा कि अगर तुम बाहर से लाओगे प्रोडक्ट्स बाहर से बना के तो महंगा हो जाएगा, और अगर तुम हमारे यहाँ फैक्ट्री बना लगाओगे और फिर बनाओगे तो हम तुम्हारा टैक्सेशन काफ़ी कम कर देंगे। अच्छा। क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं कंज्यूमर के लिए, बट लेट्स से कि अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात हुई कि मेक्सिको पे टैरिफ्स लगाएंगे, तो मेक्सिको से फ्रूट्स आते हैं यूएस में, अल्कोहल आती है, अच्छा, तो वो महंगी हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। बट लेट्स से कि यूएस में भी अगर अल्कोहल बन रही है, बियर बन रही है, तो अगर मैक्सिकन बियर महंगी होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए मेक्सिको पे, कनाडा पे, कोलंबिया पे, तो उन्होंने बहुत जल्दी उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली। वरना तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि चीज़ें महंगी होंगी, बट उन कंट्रीज़ ने इसलिए एक्सेप्ट कर ली कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उनकी जो सेल होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव शायद अवेलेबल है मार्केट में। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी 3-4 कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाया। अगेन ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। उनके हिसाब से उनकी कई ग्रीवेंसेस हैं, अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी से प्रॉब्लम है कि ट्रेड इम्बैलेंस है, कि वो हमसे उतना सामान नहीं खरीदते हैं। कि फॉर एग्जांपल ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन के बनाए हुए कई प्रोडक्ट्स अमेरिकन तो कंज्यूम कर रहे हैं, कि उनकी कार्स जैसे मर्सिडीज, BMW, या उनकी वाइन्स, अल्कोहल्स, इस तरह की चीज़ें, बट अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स वो कुछ नहीं खरीदते हैं। अच्छा।
तो उनका कहना है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे ताकि तुम अपना मार्केट और ओपन करो, हमारा और सामान खरीदो। दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबिया पे लगाया, मेक्सिको पे लगाया, तो उनका कहना है कि यहाँ से काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो और ड्रग्स आते हैं, तो उनका है कि ये कंट्रीज़ इंश्योर करें कि यहाँ इनके कंट्री से हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आए, या हम अगर वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करें। तो ये प्रेशर टैक्टिक हो गया। कनाडा पे भी लगाया। कनाडा पे क्यों लगाया ये किसी को कोई ख़ास समझ में नहीं आया है कि अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि वहाँ से भी ड्रग्स आ रहे हैं, जबकि फैक्ट्स देखा जाए तो बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि कनाडा के बॉर्डर के थ्रू होके यूएस में आ रहा है। अच्छा। बट प्रेसिडेंट ट्रम्प इस समय हर जगह टैरिफ्स लगा रहे हैं। अलग अलग उनका रीज़न है, अलग अलग पर्पस है। जैसे चाइना पे भी लगाया, तो चाइना, क्योंकि चाइना खुद अपने आप में इतना पावरफुल है, तो चाइना ने कोई डिमांड ऐसे नहीं अग्री की। चाइना ने कहा है कि हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स यूएस पे लगाएंगे, और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस ओपन करनी है गूगल में, और जो कैल्विन क्लाइन की होल्डिंग कंपनी है। तो सॉर्ट ऑफ ट्रेड वॉर जिसको कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर की शुरुआत हो रही है। और जो इन कंट्रीज़ ने डिमांड्स मानी भी हैं, मेक्सिको और कनाडा, उन पर भी बस 30 डेज़ का पॉज लगाया है। 30 डेज़ के बाद फिर एक तरह से रिव्यू करेंगे क्या सिचुएशन है, या ये कह सकते हैं कि वो 30 डेज़ के लिए किया है, उसका फिर कोई प्रेशर, कोई और डिमांड होगी, वो माननी पड़ेगी। तो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि इस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर यूएस एक ट्रेड वॉर शुरू कर रहा है। कुछ ग्रीवेंसेस जेन्युइन हो सकते हैं कि यस ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कुछ रीजंस हैं बिकॉज ट्रम्प इज़ बीइंग ट्रम्प। तो इसका कोई इंडिया पे भी इम्पैक्ट है? हाँ, इंडिया पे भी इम्पैक्ट आएगा। नॉर्मली जो टैरिफ्स होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इंडिया ने काफ़ी टैरिफ्स लगाए हुए हैं अमेरिकन मेड गुड्स में। इंडिया में टैरिफ्स काफ़ी होते हैं, तब भी इसी वजह से इंडिया में चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। जो कार आई डोंट नो यूएस में 25 लाख की होगी, वो यहाँ 50 लाख की पड़ेगी। तो अब ये चीज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प को पसंद नहीं है कि ऐसा हो रहा है। प्लस ट्रेड इम्बैलेंस भी है इंडिया से। फॉर एग्जांपल इंडिया से वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट अराउंड 1-2 साल पहले की अगर फिगर्स की बात करें तो $80 बिलियन का इंपोर्ट किया यूएस ने और $40 बिलियन एक्सपोर्ट किया। अब अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे कि इकॉनमी को ओपन किया जाए, उनकी और कार्स, बाइक्स और सब, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और फ़ोन्स हैं, तो अमेरिकन मेड गुड्स इंडिया में आए। अच्छा। अब वो इंडिया के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कोई वो पॉजिटिव सिग्नल है ट्रेड वॉर का शुरुआत होना, लेकिन अब उसको डील तो करना ही पड़ेगा। प्लस इंडिया की इकॉनमी इस समय सॉर्ट ऑफ अभी उतनी स्ट्रॉन्ग फुट पे नहीं है, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस समय कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत नहीं आ रही हैं। अच्छा। तो जब कंपनीज़ की अर्निंग्स होती हैं तभी वो पॉजिटिव सिग्नल होता है कि स्टॉक मार्केट बढ़े। बिल्कुल। बट स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, या एटलीस्ट कहें कि कोई क्रैश नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के थ्रू काफ़ी पैसा हर महीने पहुंच जाता है स्टॉक मार्केट में, तो लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं। बट इट्स नॉट बिकॉज कि कंपनीज़ में अर्निंग्स आ गई हैं, तो कंपनीज़ में अभी अर्निंग्स आई नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, और उससे ज़्यादा वरिंग साइन है कि रुपी वीक हो रहा है, और जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इसका क्या इम्प्लिकेशन है? इसका ये इम्प्लिकेशन है कि हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होगी तो हमें ज़्यादा महंगी पड़ेगी, हमारा करेंसी वीक है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। दूसरा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर उनकी होम करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, हाँ, तो वो यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ से पैसा वहाँ ले जाएंगे। यहाँ वीक होता जा रहा है, वहाँ स्ट्रांग होता जा रहा है। तो एफआईआई अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है स्टॉक मार्केट के, तो यहाँ से आउटफ्लोज होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से अगर ट्रेड वॉर हुई, जिसको कह सकते हैं कि अगर इंडिया ने टैरिफ्स कम किए और प्रोडक्ट्स वहाँ से अलाउ किए, जैसे अज्यूम कर सकते हैं कि मस्क और ट्रम्प इस समय बहुत ही क्लोज हैं, तो मस्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्टारलिंक हो चाहे टेस्ला हो, वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी इंडिया के मार्केट में आए। तो अगर इंडिया के मार्केट में आए, टैरिफ ज़्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ की जो होम कंपनीज़ हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आएगा। तो ये सब बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स तो नहीं है, लेकिन अभी एटलीस्ट अभी तो कोई टैरिफ नहीं लगाए हैं इंडिया पे, बट ये सिग्नल दिया है उन्होंने, एक स्टेटमेंट दिया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि आगे लगा सकते हैं।
नेक्स्ट उनके लाइन में EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो आई गेस उस ऑर्डर में चल रहे हैं जिससे जितना ज़्यादा ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना से अराउंड 450 टू 500 के बीच बिलियन डॉलर के बीच में ट्रेड होता है। मतलब जो 3 कंट्रीज़ जिन पे अभी लगाए जो पॉपुलर हुए, मेक्सिको, कनाडा, चाइना, तो 40% ट्रेडिंग US की इन तीनों कंट्रीज से ही होती है। उसके बाद EU का नंबर आता है, तो आई गेस उसी लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। तो लेट्स सी कि कितना टैरिफ्स यहाँ पे लगते हैं। होपफुली कम टैरिफ्स लगाएंगे। अभी तो इंडिया ने खुद ही अपनी तरफ से ऑफ़र कर दिया है कि हम कौन कौन सा आपका सामान खरीद सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो यस, इंडिया खुश करना चाहेगा US हाँ को। नहीं ठीक है, जैसा टाइम हो उसी हिसाब से उनको Right. क्योंकि कंट्री को भी देखना है ना उनको, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं देखने के लिए। ये तो हो गया टैरिफ, और इसके अलावा भी बहुत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे गाज़ा को लेके कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए है इसमें। गाज़ा वाला तो बहुत ही सरप्राइजिंग था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट करें कैसे। तो हम लोग गाज़ा पैलेस्टाइन मतलब इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि सबको बेसिक्स तो मालूम ही होंगे। हाँ, ये तो कि काफ़ी बीच दिनों से में चल रहा है, वो हमेशा से चल रहा है जब से इजराइल बना है। तो इजराइल है और उसके दोनों साइड, एक साइड वेस्ट बैंक है, एक साइड गाज़ा है। तो इन दोनों एरियाज़ में प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ही चल रही है, और पिछले 1-1.5 साल से तो ज़्यादा ही वॉर ही चल रही है, जिसमें कि आई थिंक अराउंड ऑलमोस्ट 70-75,000 लोगों की जान जा चुकी है पैलेस्टाइन साइड से। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लडशेड हो रहा है। तो उसको अभी टेम्परेरीली अनाउंस हुआ है कि ट्रूस हो गई है इजराइल के बीच में और उधर जो गाज़ा में जो उनको रूल करते हैं हमस के बीच में। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि अब वो गाज़ा को टेक ओवर कर लेंगे और वहाँ पे वो डेवलपमेंट करेंगे, और जितने लोग रहते हैं गाज़ा में वो चले जाएं बगल वाली कंट्रीज़ में। तो इसका स्टेटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो मना ही कर दिया कि हम कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पैलेस्टीनियंस ने। और आई डोंट थिंक कि पैलेस्टीनियंस भी गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब चले जाएंगे तो उसके बाद तो फिर कोई ज़ीरो ही चांस होगा कि वापस वो आके रीसेटल हो सकते हैं। ये तो ये क्यों किया होगा स्टेटमेंट, ऐसे क्यों दिया? मतलब किसी भी कंट्री को कोई दूसरा कंट्री टेक ओवर कर ले, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इजराइल के पीछे सपोर्ट पूरी तरह से US का है, चाहे वो एड देनी हो, इक्विपमेंट देने हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन देने हो। अगर अमेरिका आता है गाज़ा में तो इजराइल के लिए अच्छा होगा, इट विल बी सिक्योर फॉर देम। बट जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उनके लिए नहीं अच्छा होगा। इवन तो ये भी ट्रू है कि जिस सिचुएशन में रहते हैं कि वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, ये सब कोई डिनाई नहीं करता है। मतलब वो इनह्यूमन है देखा जाए, वो जो सिचुएशन चल रही है, और वो भी पता नहीं कब से चल रही है। 47 के आसपास ही इजराइल बना है, तो तब से ही चल रही है, तब से ऐसे ही चल रहा है। तो मे बी कि डोनाल्ड ट्रम्प ये सोचते हों कि अगर इस तरह से उनको वहाँ से हटा देते तो ये वॉर ही खत्म हो जाएगी। देयर इज अ 1% चांस कि इट माइट वर्क, मतलब वो कहते हैं ना, इट इज सो क्रेजी इट माइट वर्क। तो देयर इज अ 1% चांस कि इट माइट वर्क, मे बी ब्लडशेड इसकी वजह से कम हो जाए, बट ये हाईली डाउटफुल है, क्योंकि US की अगर हम लोग पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, तो वो जहाँ भी वॉर करने जाता है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करके आ जाता है, कुछ खास पॉजिटिव अचीवमेंट्स नहीं होते हैं। चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे अफ़गानिस्तान वॉर हो, चाहे इराक में हो। इराक में जाता है, डिस्टेबलाइज कर लेता है, आईसिस खड़ा हो जाता है। अफ़गानिस्तान में इतने साल लड़ा, कितने लोगों की जान गई, फिर तालिबान वैसे ही आ गया। तो इनका कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। और ये अपने कैंपेन में कह रहे थे कि हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट होना चाहते हैं, मतलब दूसरों की वॉर्स में हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक मेक सेंस। दूसरे की वॉर है, या तो वो समझे या UN समझे। तुम अमेरिका क्यों हर जगह बिग ब्रदर पहुंच जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वही बिग ब्रदर वाली बात हो गई कि हम तुम्हारी टेरिटरी हम ही ले लेते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है। और आई थिंक वहाँ के भी जो जनरल्स हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको भी तब भी पता चला जब बाकी वर्ल्ड को पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इट इज़ नॉट कि कोई बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो अभी तो इतने ज़्यादा आउटरेजियस अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल डे कोई ना कोई नया स्टेटमेंट आ जाता है। एक्चुअली में कुछ हो तब पता चलेगा कि ये इसका क्या इम्पैक्ट है। इसी में जो पनामा कैनाल को लेकर भी एक स्टेटमेंट है उनका, तो ये स्टेटमेंट के पीछे कुछ स्ट्रैटेजी भी होगी, एक प्रेसिडेंट लेवल पे आके एक यूं ही कुछ बोल देना ये तो नहीं पॉसिबल है।
कह देना पॉसिबल तो नहीं है, बट कोई लगता तो है नहीं कि स्ट्रैटेजी है। जब कुछ हो उस पे कॉन्क्रीट तब तो हाँ, देखा तब जाए। उसकी बात करें। पर जो अभी स्टेटमेंट आया है, अगर उसके बारे में क्या स्टेटमेंट है, मतलब उसका मीनिंग क्या है? तो जो कैनाल होती हैं कि जो शिपिंग रूट होता है उसको छोटा करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्टिनेंट है जो इस तरह का दिखाई पड़ता है, और अगर एक शिप को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है तो उसको पूरा यूं ऐसे घूम के आना पड़ेगा। अब अगर लेट्स से कि बीच में कोई एक ऐसी छोटी सी लैंड है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की, तो अगर उसको काट दिया जाए तो शिप का रूट बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये कैनाल होती है। तो पनामा कैनाल भी ऐसी है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को बीच में कनेक्ट करती है, जिससे वजह से शिपिंग का टाइम कम हो जाता है। तो ये बनाया आई थिंक यूएस ने ही था, और अराउंड आई डोंट नो 50-60 इयर्स यूएस के कंट्रोल में ही रहा। और आई थिंक 70s में, मिड 70s में उन्होंने वापस पनामा को ये दे दिया था कि जो भी एग्रीमेंट्स रहे होंगे यूएस के, कि अब ये पनामा के कंट्रोल में है। लेकिन बीच बीच में बात होती रही है, एक बार फिर से यूएस ने ले लिया, फिर वापस दे दिया गया पनामा को। तो अब फिर से बात हो रही है कि पनामा कैनाल जो है यूएस वापस उसका कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो पनामा है काफ़ी उस पर जो भी उसकी जो फ़ी टैरिफ जो भी होता होगा काफ़ी लेवी कर देता है। अब वो कैसे देंगे, पनामा कोई देना तो चाहेगा नहीं, वो तो उनका सॉवरेन वो है। तो अब उसमें कैसे एग्जैक्टली वर्क करेगा, क्या वो आर्मी भेजेंगे, क्या फोर्स करेंगे? मतलब एक तरह से वर्ल्ड को देखना चाहिए रोज का रोज कि क्या हो रहा है, और जो बात कह रहे हैं और एक्चुअल में कोई रिलेशन है या आई डोंट नो। क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट बोल रहा है तो उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। लाइटली नहीं ले सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि कुछ भी कह दें। उनके हर बात का कोई मीनिंग होता है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली होगा क्या, क्योंकि स्टेटमेंट तो अभी काफ़ी, जैसे ग्रीनलैंड के बारे में आपने हो सकता है सुना हो। कि ग्रीनलैंड भी एक रीजन है जो कि ऑटोनोमस है, मतलब खुद ही कंट्रोल करते हैं अपने आप को, लेकिन सॉर्ट ऑफ सम कंट्रोल डेनमार्क का है। अच्छा। तो ग्रीनलैंड जैसे अगर मैप देखा हो तो यूएस है, यूएस के बगल में यूरोप है, बीच में नॉर्थ साइड पे ग्रीनलैंड पड़ता है। तो ग्रीनलैंड में ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, उनकी इकोनॉमी भी कोई खास नहीं है, सॉर्ट ऑफ बैरन है। और यूएस का हमेशा से उसमें इंटरेस्ट रहा है कि ग्रीनलैंड हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक सेंस कि अगर लेट्स से कि अगर रशिया उधर से अटैक करना चाहे तो या कोई और कंट्रोल, तो बीच में आ जाता है। तो उसमें अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी यूएस ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, डेनमार्क के कंट्रोल में है, बेसिकली यूरोप का पार्ट है। तो ये अनाउंस कर देना कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, तो पॉइंट है कि इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच दिखा रहा है, नॉट इंटरवेंशनिस्ट। वो पूरा उनका जो कैंपेन था कि हम वर्ल्ड के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, बट ये तो पहले ही महीने में हर जगह, चाहे पनामा हो जो साउथ अमेरिका में है, चाहे ग्रीनलैंड हो जो यूरोप में है, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन हो जो कि मिडिल ईस्ट में है, हर जगह ही एक तरह से यूएस अल्टीमेट बिग ब्रदर की तरह काम कर रहा है। तो सॉर्ट ऑफ अभी थोड़ी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है इस प्रेसिडेंसी का, जो सॉर्ट ऑफ लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि सभी को लग रहा था कि क्या होगा। सभी लोग यही देख रहे थे। चाइना एक एआई लेकर आया डीप सीक, तो उसके बारे में, और जो जैसे चैट जीपीटी चल रहा था और हम लोग ने सुना कि डीप सीक बहुत जल्दी बन गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। और यूएस के भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं डीप सीक को लेके, उसके बारे में भी। तो आई थिंक जैसे एआई हम लोगों ने सभी ने देखा कि एआई का डेवलपमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। जैसे कि एक टाइम पे इंटरनेट वर्ल्ड वेब 3 का बनना, उसके बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया। आई बिलीव सोशल मीडिया के बाद अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट फेसबुक एंड ट्विटर, तो ये डीप एआई हुआ जब 2022 के एंड में आई बिलीव ओपन एआई ने अनाउंस किया कि चैट जीपीटी 3.5 आ गया है, और लोग वो एआई असिस्टेंट है एक तरह से, और लोग उसको चैटबॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और तब पहली बार लोगों ने डिस्कवर किया कि एआई इज़ एक्चुअली वर्किंग, कि जैसे एडवर्टाइज किया जा रहा था कि उसको सब कुछ मालूम है, वो लॉजिकल रीजनिंग करता है, ह्यूमंस की तरह ही बात करता है।
नॉट ओनली दैट, सबको ये भी क्लियर हो रहा है कि वो आगे और इंटेलिजेंट और केपेबल होता जाएगा, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट जॉब्स पे पड़ेगा। और अभी तक सिर्फ अमेरिकन कंपनीज ने ही एआई डेवलप किया है, ये भी क्लियर है। ये तो आजकल एडवर्टाइज तो कुछ भी कर देते हैं कि फ्रिज में भी एआई है और इसमें भी एआई है। रियल सेंस में तो एआई वही 3-4 कंपनीज जो हैं, ओपन एआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट से लिंक्ड है, गूगल, ट्विटर जो इलॉन मस्क की उसका है, एक्स एआई, और एक दो कंपनीज इसी तरह की और हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है उस पर पूरी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल था। और ये टेक्नोलॉजी बड़ी भी होने वाली थी, और यूएस ये भी नहीं चाह रहा था कि कोई और डेवलप कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, क्योंकि एआई में क्या होता है, एआई में मॉडल डेवलप करना पड़ता है जो कि रीजनिंग कर सके। वो आपके इनपुट को समझता है, उसे गेस करता है कि अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, इस तरह से वर्क करता है। वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को स्क्रैप करता है, उसका सेंस बनाना, सेंस मेक करता है कि फॉर एग्जांपल एक एप्पल की इमेज है तो वो एक एप्पल की इमेज को नहीं देखेगा, वो 10,000 एप्पल की इमेजेस को देखेगा, और थोड़े दिन में वो सीख जाएगा कि एप्पल कैसा दिखाई पड़ता है, कम लाइट में, छोटी ब्राइट लाइट में, डिम लाइट में, सड़ा हुआ एप्पल, हेल्दी एप्पल, फ्रेश एप्पल। तो वो इस तरह से सीख जाता है। तो इसके पीछे कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होती हैं, जिसका नाम सुना होगा। एनवीडिया एक कंपनी है जो कि जीपीयूज बनाती है। तो एनवीडिया के जीपीयूज प्राइमरीली सारी अभी एआई कंपनीज यूज करती हैं टू ट्रेन देयर मॉडल। तो यूएस ने एक लॉ ले आई थी जिससे कि जो हाईएस्ट क्वालिटी चिप थी उसका एक्सपोर्ट इन्होंने रोक दिया था कि चाइना को नहीं जा सकता है। और अगर वो चिप्स नहीं जा पाएंगी तो वो ट्रेन नहीं कर पाएगा अपने मॉडल को। व्हाट चाइना डिड कि उन्होंने ऐसा एआई मॉडल बना लिया जो कि इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि इन्फीरियर चिप्स जो थी वो उस पे ही रन कर रहा है। तो अगर उसकी एनालॉजी समझें कि लेट्स से कि कार के टर्म्स में बात करें कि अगर एक कंट्री है जिसके पास ऑयल है, जो कि जैसे कह रहे हैं कि जीपीयू चिप्स हैं, तो वो ऑयल की जो ट्रेड है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि दूसरी कंट्रीज जो हैं वो कार सही से ना चला पाएँ या कम चला पाएँ। तो या तो वो अपने तरफ से खुद ही ऑयल ढूंढ लें दूसरी कंट्रीज, या वो इंजन इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना दें कि जो भी लिमिटेड पेट्रोल है उससे भी वो कार चल जाए। तो चाइना ने वो किया। जैसे इस साल का एस्टिमेट है कि यूएस सिर्फ इस साल में अराउंड $250 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मतलब कि $250 बिलियन अच्छा। इस साल इन्वेस्ट करेगा, जिसमें मतलब जीपीयूज में इन्वेस्ट करेगा, सर्वर्स में इन्वेस्ट करेगा, डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करेगा। ये डीप सीक चाइना ने कह रहे हैं एज पर देयर क्लेम पूरा मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में बना दिया है। 6 मिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। इन्होंने 6 मिलियन में पूरा मॉडल बना दिया और इन्फीरियर चिप्स पे रन कर रहे हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंगली एफिशिएंट। बहुत एफिशिएंट है। क्लेम है कि शायद इससे ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, बट मान लो ज़्यादा हुआ होगा, कोई क्लेम कर रहा है कि $1 बिलियन खर्चा हुआ होगा, बट 1 बिलियन भी तो कितना कम है एज कम्पेयर टू 250 बिलियन जो इस साल खर्च करेंगे। तो इस वजह से डीप सीक एकदम से इतना पॉपुलर हो गया। और जब हम लोग ने यूज़ किया तो ये भी रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में अच्छा है वो मॉडल। उसकी लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटिंग पावर बहुत लो है। तो जब मैं और आप यूज़ कर रहे थे तो देखा था कि जब कोई क्वेश्चन पूछो तो उसको काफ़ी टाइम लग रहा था रिप्लाई करने में। बट वो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप तो उन्होंने कर लिया है, वो एआई मॉडल उन्होंने बना दिया है। अब उनके पीछे से हार्डवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर तो ब्रिटिश और चाइना जो है अभी नहीं तो 1-2 साल में वो भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बना लेगा। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो जैसे एक तरफ ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, दूसरी इसको कह सकते हैं एआई वॉर, क्योंकि जो एआई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा वही उसके पास काफ़ी एक तरह से पावर रहेगी। तो इसलिए डीप सीक इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था दूसरे बना पाएंगे, और बनाया भी तो इतना उसके बारे में एकदम से पता चला। जैसे चैट जीपीटी आने वाला था या ओपन एआई, उसके बारे में थोड़ा न्यूज़ रहती थी, लेकिन ये तो अचानक जब एकदम से उन्होंने लॉन्च किया और तब लोगों को पता चला। और फ्री है उधर। चैट GPT-4 यूज़ करने के लिए तो $20 देने पड़ते हैं। डीप सीक तो फ्री है, तो अगेन कोई भी यूज़ कर सकता है। इंडिया में भी इस समय अभी अवेलेबल तो है ही है, उसको यूज़ कर सकते हैं।
पर यूएस कुछ उसमें न्यूज़ आ रही थी कि यूएस शायद रिस्ट्रिक्ट करेगा वहाँ पे यूज़, ऐसा कुछ है शायद। राइट। अब हर चीज़ के कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं और कुछ बिहाइंड द लाइंस जो चीज़ पढ़नी होती हैं। वैलिड रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो दूसरों का डेटा लेते हैं। इसी वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जो टिकटॉक है जिस भी डिवाइस में इंस्टॉल होता है उसका वो डेटा लेके वो चाइनीज़ सर्वर्स में भेज सकते हैं, जिससे कि स्पाइंग और डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। ये वैलिड कंसर्न है, इस वजह से इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया। तो वही कंसर्न डीपसीक को रिलेटेड है कि उसके पीछे मालूम नहीं कि कंपनी जो है उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, कहीं वो और कुछ डेटा तो नहीं बैकडोर से ले सकती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, जो कि वहाँ पे कंपनीज में और चाइनीज़ गवर्नमेंट हैंड इन हैंड काम करती है वहाँ पे। तो ये कंसर्न, ये वैलिड कंसर्न हुआ। बट अब इसमें बिहाइंड जैसे साउथ कोरिया ने कुछ और कंट्रीज ने किया ऑस्ट्रेलिया है। ने शायद और ताइवान ने, इन सब ने कहा है कि जो गवर्नमेंट डिवाइसेस हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एटलीस्ट गवर्नमेंट डिवाइसेस में डीप सीक नहीं यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक वेरी वैलिड। अमेरिका भी शायद इसी तरह की बात कर रहा है। की बात कर रहा है। अब अगर बिहाइंड द लाइंस बात करें तो टिकटॉक भी बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक तो डीपसीक तो अभी अभी आया है, टिकटॉक तो ऑलरेडी पॉपुलर है। हाँ, वो तो यूएस में चल ही रहा है। तो अभी बाइडेन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले उसे बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके। लेकिन अभी ट्रम्प ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस बैन को हटा दिया। बट अगर कंसर्न है तो क्यों हटा दिया? क्योंकि शायद बात हो रही है कि आगे पीछे इलॉन मस्क माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग टिकटॉक। अच्छा। हाँ, तो अगर वो रीज़न है तो फिर मतलब प्राइवेसी इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ कंसर्न। तो यस, ये एक तरफ बैन कर रहे हैं डीप सी को, एक तरफ टिकटॉक नहीं बैन हटा रहे हैं। तो क्योंकि ट्रम्प और मस्क तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक साथ ही काम कर रहे हैं। अगर न्यूज़ सुनी हो तो वो एक इनफैक्ट एक नया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया है जिसको मस्क हेड कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे? अगेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम है DOGE, डोज। अच्छा। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ओके। हर गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट होती है, उसमें वेस्टेजेस बहुत सारी होती हैं, तो उसको रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। एंड विच इज़ ट्रू फॉर इंडिया, विच इज़ ट्रू फॉर US। तो ऑब्जेक्टिव है कि ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाना है, नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को कम करना है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं तो उसको कम करना है, विच सीम्स लाइक अ गुड ऑब्जेक्टिव। बट ऐसा लग रहा है कि एक अनइलेक्टेड पर्सन को गवर्नमेंट में एंट्रेंस मिल गई है और वो कुछ भी कर रहा है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले USAID उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब किसी भी डिपार्टमेंट जो फंक्शनिंग डिपार्टमेंट को एकदम से बंद कर दो तो उसका काफ़ी ज़्यादा रैमिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके क्लाइंट्स होंगे। USAID का काम तो वैसे भी चैरिटी करना है, तो जहाँ चैरिटीज़ चल रही होंगी एकदम से अनाउंस हो कि बंद हो गया, तो कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स जैसे। तो क्या ऑब्जेक्टिव था इसको बंद ऑब्जेक्टिव उनका कहना है कि ये बेसिकली NGO के नाम पे ये पैसे बस एक तरह से जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं ये करप्शन करके पैसे अपने आप को फनल कर लेते हैं। एंड इट माइट बी ट्रू, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम से डे वन आप अनाउंस करोगे कल से उसको बंद करने की जगह वहाँ पे रिफॉर्म्स लाएं कि क्यों ऐसी लीकेज हो रही है, वो समझना चाहिए तो उसमें। यस, ऑडिट करके रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बट जैसे एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि कुछ उसमें मेडिकल ट्रायल्स चल रहे थे जो कि USAID से फंडेड थे। मेडिकल ट्रायल्स में होता है कि 50% पेशेंट्स को दवाई दी जाती है जो कि जिसका ट्रायल हो रहा है, और 50% को प्लेसिबो, जिसको कि कोई भी टाइम पीरियड होता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर। अब क्योंकि उनके ऑफिस बंद हो गए तो बीच में ही वो ट्रायल बंद हो गया, तो किसी को अगर दवाई दी है जिसका इम्पैक्ट मान लो 3 महीने 6 महीने, तो आप बीच में कैसे दवाई बंद कर सकते हो? बट क्योंकि USAID डिपार्टमेंट पूरा बंद ही कर दिया गया, तो जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स लिंक्ड होंगे सब बंद हो गए। मतलब ऑल ऑफ अ सडन। तो इस तरह का वहाँ पे न्यूज़ आ रही है। USAID में अब कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है कि उसमें गलत यूज़ भी हो रहा था उसका। बट अगर गलत यूज़ हो रहा है तो गलत यूज़ को बंद करना, उसको चेक करें, ना कि वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दें। तो इस समय पूरे वर्ल्ड को इस समय ऑन टोज रहने वाला है, क्योंकि इस समय US काफ़ी ड्रास्टिक एक्शंस ले रहा है। तो
एज यूजुअल इंडिया को भी ऑन टोज रहने वाला है। जैसे बिल्कुल। उन्होंने अभी वो फोटोज़ देखी जिसमें कि इंडियंस डिपोर्ट किए गए। डिपोर्ट किए गए, हाँ। तो अगर बात करें, ठीक है, यस वो इलीगली वहाँ गए थे, बट आप उनको इस तरह से नहीं भेज हाँ, सकते हो। मतलब ह्यूमिलिएट वो करके ह्यूमिलिएट करके भेजने वाली हाँ, बात है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो आप इंसल्टिंग है। और लेकिन लेट्स सी अब इंडिया उस पर कैसे रिस्पॉन्ड, कुछ मुझे लगता नहीं कि खास वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि यूएस ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बट हाँ, पॉइंट है कि बिल्कुल अलर्ट रहने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे एआई वॉर्स हों, चाहे टैरिफ्स हों, कुछ भी हों। तो यस, बिल्कुल। और एक जो कॉमन मैन है वो स्टॉक मार्केट से काफ़ी कंसर्न रहता है कि स्टॉक मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब इतनी अनसर्टेनिटीज़ होंगी तो क्या स्टॉक मार्केट इतना स्टेबल हो पाएगा? आई बिलीव अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा। जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ की कंपनीज़ में अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएं, उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेगा। कंपनीज अर्निंग्स नहीं ले पाएंगी तो आप थोड़े दिन रियलाइज़ करेंगे मे बी ये बबल बन रहा हो। मतलब अगर कंपनी की अर्निंग नहीं है तो उसका ओवर वैल्यूएशन होता चला जा रहा है। जैसे एआई की टर्म्स में बात करें, सबको ये क्लियर हो गया कि एआई इज़ द फ्यूचर, बट हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होना चाहिए कि ये फ्यूचर है बट कितना वैल्यू है इसका। तो वो जितनी भी कंपनीज एआई में काम कर रही थी कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो गई थी। तो जैसे ही DeepSeek अनाउंस हुआ, अगले दिन ही वहाँ पे कंपनीज के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। जैसे एनवीडिया का शेयर बहुत तेज़ से गिरा था, एक ही दिन में शायद 15% 16% गिर गया था। तो यस, तो वैल्यूएशन अगर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो ऐसा ना हो कि बबल बन जाए और बबल के बाद क्रैश हो जाए। तो यहाँ पे अर्निंग्स का वेट करना पड़ेगा। तो अगर अर्निंग्स आती हैं तब तो ठीक है, अगर अर्निंग्स नहीं आती हैं तो फिर कंसर्न हो सकता है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग अर्निंग्स को ट्रैक करते रहें, क्योंकि ये तो क्लियर हो रहा है कि FIIs अभी अपना पैसा ले पैसे को जाएंगे, डाइवर्ट क्योंकि करेंगे। यहाँ का रुपी अनफॉर्चुनेटली वीक होता जा रहा है। तो काफ़ी हैपनिंग हो गया है। हाँ, ये पूरा तो वर्ल्ड ही रोज ही ट्रम्प को देखता है कि आज क्या होने वाला है। एग्जैक्टली अभी हफ्ते तो 10 दिन ही हुए हैं हाँ, और तो ऐसा लग रहा है एकदम कि से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। तो इसी के साथ में हम लोग ये पॉडकास्ट अभी ख़त्म करते हैं, और मे बी कि ये पॉडकास्ट हम लोग फिर कंटिन्यू करें, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ रहा है, उसके बारे में भी जानना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल सभी लोग इस बात से कंसर्न होते हैं कि अपना कंट्री स्टॉक मार्केट अच्छी चले, इकोनॉमी ग्रो करे। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा रहेगा आगे। और इसी के साथ में हम लोग ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।